जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये PYQ सीरीज है जहां पर जो भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। आपसे पूछा है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे क्या होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो आपका तुरंत सही हो जाएगा और वो आपको आपके लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस यह इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1735 में अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में द्विनामी पद्धति की शुरुआत की। इस पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम दो भागों में होता है, वंश और प्रजाति। वंश में पहला अक्षर बड़ा होता है और प्रजाति में यानी कि स्पीसीज में दूसरा शब्द छोटे अक्षरों में। जैसा मनुष्य क्या होता है, होमो सैम्पियंस। होमो जो होता है उसका पहला अक्षर जो है बड़ा होगा और सैम्पियंस यानी कि प्रजाति को डिनोट करेगा, इसका छोटे अक्षरों से होगा। इसी प्रकार आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्निफेरिया इंडिका, या भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन यह पौधे में कोशिका विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है या जड़ों में बनता है और तनों, पत्तियों और फलों की वृद्धि में सहायक होता है। इसे अक्सर सेल डिवीजन हार्मोन, कोशिका विभाजन हार्मोन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है। अन्य जल में घुलनशील विटामिन बी समूह होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। यह शरीर में स्टोर नहीं होता, इसलिए रोज लेना जरूरी है। इसके सूत्र जो है नींबू, संतरा, आंवला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समूह 18 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित होती है। यह गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। प्रमुख गैसों की बात करें तो ये इसमें जो प्रमुख गैसें होते हैं वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें समूह 1 जो है इसमें 4 धातुएं होती हैं। समूह 17 इसमें हैलोजन होते हैं और समूह 2 इसमें क्षारीय पृथ्वी धातु होते हैं। अक्रिय गैसों को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। यह गैसें सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। इसका उपयोग बल्ब, नियॉन लाइट, वेल्डिंग आदि में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पूछ लेता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और कई महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करती है।
पिट्यूटरी ग्रंथि विकास को नियंत्रित करती है, शरीर की अन्य एंड्रोक्राइन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, आकार में छोटी लेकिन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछा है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने प्रतिपादित किया, बाद में न्यूटन ने इसे अपने प्रथम गति नियम के रूप में गणितीय ढंग से प्रस्तुत किया। जड़त्व का नियम कहता क्या है, तो जड़त्व का नियम कहता है यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु स्थिर अवस्था यानी कि विश्राम अवस्था में स्थिर रहेगी और गतिशील अवस्था यानी कि समान गति में गतिशील रहेगी। बाकी विकल्पों की बात करें तो आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। आपसे पूछा है किस चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। कारण नेत्र गोलक का लंबा होना या लेंस का अत्यधिक उत्तल होना। सुधार औतन लेंस लगाकर। हाइपरमेट्रोपिया जो दिया है तो हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर की वस्तुएं साफ यानी कि पास की धुंधली इसमें दिखाई देती है, इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है। आपसे पूछा है कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन जो है या एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, विशेषकर शिशुओं में पाया जाता है, या दूध को जमा कर पचने योग्य बनाता है। पेप्सिन की बात करें तो यह भी प्रोटीन पचाता है लेकिन यह सामान्य प्रोटीन आदि पर अधिक प्रभावी है ना कि विशेष रूप से दूध पर। ट्रिप्सिन की बात करें तो अग्नाशय से स्रावित होता है और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, और एप्सिन की बात करें तो पेप्टाइड्स को और तोड़कर अमीनो अम्ल में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपसे पूछा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का नाभिक जो है परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित कण और न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेश रहित कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण नाभिक में नहीं बल्कि नाभिक के चारों ओर परमाणु कक्षाओं में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। आपसे पूछा कि डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड इन्हें जोड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की दो श्रृंखलाएं डबल हेलिक्स संरचना में होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से नाइट्रोजनी बेसों के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी होती हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बांड से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोमीटर यह वह यंत्र है जिसका उपयोग बहुत कम तापमान यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए किया जाता है, या विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रयोगों द्रव नाइट्रोजन, द्रव हीलियम आदि के तापमान को मापने में प्रयोग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर अब वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, पायरोमीटर बहुत अधिक यानी कि तापमान मापने वाला यंत्र है जैसे भट्टियों में, और टैकोमीटर किसी घूमती वस्तु की गति मापता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। अभी हम
लोग पढ़े भी हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन यह एक पाचन एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है या प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेप्सिन का निर्माण पेप्सिनोजेन में से होता है जो पेट की अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोपाइसिस कहते हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोपाइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, स्वायत्त रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ल्यूकेमिया की बात हो रक्त का कैंसर जिसमें असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। बाकी विकल्पों की बात करें तो पारिस्थितिकी जो दी है इकोलॉजी, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी साहित्यिक रचनाओं का संग्रह है और एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑर्थोपेडोलॉजी आर्थ्रोपोडस यानी कीट, मकड़ी, झींगा आदि सभी का समान अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज वर्ष 1909 में की थी। पीएच स्केल क्या है तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वह जो है अम्लीय होगा वह घोल। पीएच का मान 7 है तो तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होगा और पीएच का मान अगर 7 से अधिक है तो वह जो घोल होगा क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। आपसे पूछा कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उसका आवेश द्रव्यमान अनुपात निर्धारित किया। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला मूलभूत कण माना गया। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का जनक कहा जाता है। इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉन का जनक कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात तो रदरफोर्ड अनिस रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज की। डाल्टन इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। गोल्डस्टीन इन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 7 होती है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 7 होती है। अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और द्रव्यमान संख्या 14 होती है। या आवर्त सारणी के समूह 15 में प्रेक्टोजन समूह का सदस्य है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कितना प्रतिशत, तो वायुमंडल में 78% पाया जाने वाला गैस है। इसका प्रयोग अमोनिया उर्वरक, विस्फोटक, तरल नाइट्रोजन कोली में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बेरिलियम इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 4 होता है या क्षारीय मृदा धातु है। बैरोमीटर की बात करें तो यह कोई तत्व नहीं बल्कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। वोल्टमीटर या भी तत्व नहीं बल्कि विद्युत विभव मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगत के नियम बताए। इनके प्रमुख नियम प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र वर्गीकरण है। मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है।
उनके प्रयोग 1860 के दशक में हुए थे। उन्हें बाद में आधुनिक अनुवंशिकी का आधार माना गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्टमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे सर्किट में हमेशा समांतर जोड़ा जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एमीटर या धारा मापता है, गैल्वेनोमीटर या बहुत कम धारा पता लगाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। वोल्टमीटर को कभी भी सीरीज में नहीं छोड़ते। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं या जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है जिप्सम को गर्म करके बनता है। पानी मिलाने पर फिर से जिप्सम बनकर जल्दी कठोर हो जाता है। तो CaSO4 × 2H2 या जिप्सम है। Na2CO3 × 10H2 या वॉशिंग सोडा है। और CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये तीनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन जो है जिप्सम है, ऑप्शन सी जो दिया है वॉशिंग सोडा है, और ऑप्शन डी जो दिया है CaCO2 या जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। पीओपी का उपयोग मूर्तियां, प्लास्टर, कास्ट, सजावट में होता है। इसे जल्दी जमने वाला पदार्थ कहा जाता है। इसका रासायनिक परिवर्तन होता है जिप्सम को गर्म करके पीओपी बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, तो इसका रासायनिक सूत्र रट लीजिएगा। तो ये थे टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। आपसे पूछा कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।